प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को यह भरोसा दिया कि जल्द ही वैक्सीन आएगी और एक एक करके सभी तक वो पहुंचाई भी जाएगी जिनको जरूरत है। आपको बता दें, इसी के साथ उम्मीद अब कम से कम यही होने लगी है कि ये जो मास्क बीते कई महीनों से लोगों के चेहरे पर था वो हटेगा और दुनिया फिर से राहत की सांस ले पाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जी, जो कि पूर्व निदेशक हैं आईसीएमआर के, वो जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अनिल विज ने वैक्सीन की जो पहली डोज ट्रायल के तौर पर ली थी, उसके बावजूद उनको कोरोना हो गया है। सर, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि देश उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके ठीक पहले इस तरह की खबर का सामने आ जाना अब मायूस भी करता है। किस तरह से समझाएंगे, ऐसा क्यों हो गया कि वैक्सीन की डोज के बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए? हमको थोड़ा 2 मिनट का आपको टाइम देना पड़ेगा। मुझे कुछ चीजें समझाना पड़ेगा कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल होती है वो दवा अगर पास हो गई तो इंसानों में देने की हम सोच करते हैं। जब ये सोचते हैं तो जो भी सबूत आएगा वो जितना रोबस्ट रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, वो रखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स जब होते हैं, वैक्सीन के रहे या दवाइयों के रहे, इसमें या तो प्लासिबो कंट्रोल्ड रहना जरूरी पड़ेगा। जब कोई चीज हमको उसको रोकने में कामयाब नहीं रहती है तब तो प्लासिबो कंट्रोल का मायना क्या होता है कि कोई भी ट्रायल में 50% लोग लगभग उनको वैक्सीन मिलती है और 50% लोग उनको वैक्सीन नहीं मिलती। अब इसका पता पार्टिसिपेंट को होता है क्या? जो वैक्सीन ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है उसको नहीं होता है। वो पता उसके डॉक्टर को होगा क्या? उसके डॉक्टर को भी पता नहीं होता है। उसको हम डबल ब्लाइंड ट्रायल बोलते हैं। नहीं तो क्या होगा, कल समझ लीजिए मैंने अगर ऐसे सोचा कि ये वैक्सीन असरकारक होगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो रिश्तेदार है जो उन लोगों को ही वैक्सीन देने की, या जो मेरे दोस्त लोग हो गए उनको वैक्सीन देने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे पूरा अंदाज आएगा नहीं कि ये सही मानों में कितना प्रोटेक्शन करती है। बिल्कुल। इसलिए प्लासिबो कंट्रोल ट्रायल होते हैं। अब दूसरी बात हमको याद रखना पड़ेगा, समझ लीजिए उनको, हम ये मानते हैं कि उनको वैक्सीन मिली होगी, तो भी ये 2 डोज की वैक्सीन है। जब 2 डोज की वैक्सीन होती है, 2 डोज की क्यों बनाते हैं? क्योंकि 1 डोज देने के बावजूद भी हमारी शरीर की जो प्रतिकार शक्ति है वो उतनी बढ़ नहीं सकती जितना हमको चाहिए उतनी। जी। तो हमको 2 डोज देना है, वो भी 28 दिन दोनों में गैप रहना है। अब विज साहब को 1 डोज मिला था। 1 डोज देने के बाद में थोड़ी प्रतिकार शक्ति जागृत होती है कुछ लोगों में जो वैक्सीन को रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, कुछ लोगों में नहीं होती है। लेकिन उनको जब दूसरा डोज देंगे तो ही वो वैक्सीन की प्रतिकार शक्ति हमको दिखाई देगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब इनको 1 डोज मिला था, 1 डोज के बाद में उनको इन्फेक्शन हुआ है। इसका दूसरा मायना क्या होता है? आम जनता को ये पता चलना चाहिए कि वैक्सीन के एफिकेसी पे संदेह रखना नहीं है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है इनको प्लासिबो मिला या वैक्सीन। और दूसरी बात याद रखना है कि ये 2 डोज की वैक्सीन है, तो पहला डोज लेने के बाद में हम अगर बेफिक्र हो जाए कि मैंने तो वैक्सीन लिया है, आधी क्यों नहीं होती डोज मुझे मिली है, अब मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा इसलिए मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करूंगा, ये मुझे फॉलो करते ही जाना पड़ेगा। ये हमको याद रखना पड़ेगा। डॉक्टर रमन, ये महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। भारत बायोटेक की ओर से भी बयान आया है कि असर के लिए 2 डोज जरूरी है, जिसका जिक्र यहां पर आप भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं अपना अगला सवाल पूछ लेती हूं। देश में कुल 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, जिसमें 3 वैक्सीन हिंदुस्तान में ही बन रही हैं। आपने कहा 2 डोज लेना जरूरी होगा। मान लीजिए अगर आज मैं वैक्सीन लगाती हूं तो इसका असर कब से शुरू हो जाएगा? इस बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे आप? और ये जो 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, 3 हमारा खुद का है, इसके बारे में और जानकारी। हमको कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें सारे समाज के सामने रखने के लिए उतना पूरा पुख्ता
सबूत जो बोलते हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। जी। जैसे आपने फाइजर की बात की, फाइजर को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ब्रिटेन ने भी दे दिया, लेकिन उनके ट्रायल के जो रिजल्ट्स है उसमें 95% लोग, उनका जब इवेल्युएशन किया गया वो उनको दूसरा डोज देने के बाद में 7 दिन के बाद में किया गया। आप अगर मॉडर्ना की वैक्सीन अगर देखें तो उनमें वो बोलते हैं 1 महीने के बाद में क्या असर हुआ है, उसके ऊपर से हम बोल रहे हैं हमारी फिगर क्या है। आप अगर एस्ट्राजेनेका की बात करते हैं तो उनको कितने दिन के बाद में किया है ये पता नहीं है, लेकिन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ये दोनों वैक्सीन के पहले ही थर्ड ट्रायल में जा चुकी थी। तो हमको इसका अंदाज नहीं आएगा जी। कि सही मानों में कब प्रोटेक्शन होगा, कितने दिन तक प्रोटेक्शन होगा। जैसे आज के तौर पे पता चलता है कि वैक्सीन देने के बाद में कम से कम 1 महीने का टाइम हमने 2 डोज लेने के बाद में देना चाहिए, और उसके बाद में ही हमको उसकी एफिकेसी का पता, थोड़ा अंदाज आना शुरू हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है मौजूदा जिस तरह का वक्त चल रहा है। हालांकि खुशखबरी यही है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी जो लोगों को राहत देगी। उम्मीद कब तक की जाए? फरवरी तक क्या ये वैक्सीन हमारे बीच उपलब्ध होगी? और उपलब्धता के साथ ही शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले किन लोगों को लगाया जाएगा? उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं 2-3 चीजों में बात करूंगा, थोड़ा सा भूलने का भी डर है। इसमें धैर्य की कोई जरूरी नहीं है। इसमें हमको ये समझना है कि हम कब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। ये आज भी करेंगे और अगले 2-3 साल भी हम करने की कोशिश करना है, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। अब रहा सवाल वैक्सीन कौन सी देने वाली है, कब कब मिलेगी और आम लोगों को कब मिलेगी। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन हमारे देश ने ठहराया है कि इसकी प्रायोरिटी हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रेट लिमिटिंग स्टेप अगर कुछ होगी तो वो है वैक्सीन के डोसेज की अवेलेबिलिटी। बिल्कुल। अब अगर वैक्सीन के डोज की अवेलेबिलिटी अगर बड़ी बात होती है तो हमको कुछ लोगों को देने की कोशिश करना है। अब कुछ लोग कौन से लोग रहेंगे कि जिन लोगों को ये बीमारी की वजह से मौत होने का डर ज्यादा रहेगा, जैसे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी या किडनी की बीमारी होगी या उनको कैंसर होगा, उन लोगों को अगर दिया तो उनको वो बीमारी नहीं होगी और उसकी वजह से मौत वक्त होने की कमी है। शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे भी आपके पास हम आते रहेंगे और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। संजीवनी बूटी का इंतजार देश कर रहा है। उम्मीद यही कि जल्द ही ये सभी के लिए उपलब्ध हो। तो कोरोना वैक्सीन की हमने बात कर ली है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द वो सभी के बीच उपलब्ध हो, और साथ ही ये भी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी कि 2 डोज के बाद ही उसका असर सही तरीके से देखा जाएगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर हम लौटते हैं। आपको बता दें किसान और सरकार के बीच लगातार बातचीत जारी रही, लेकिन जब टी ब्रेक हुआ आप देख पा रहे हैं किस तरह से अपने साथ अपना नाश्ता खुद लेकर ये किसान आए हुए हैं। और एक बार फिर से विज्ञान भवन की ये तस्वीरें, तकरीबन जितने भी दौर में हम सब ने बातचीत सरकार और किसानों के बीच देखी है, ऐसी ही तस्वीरें अपना चाय नाश्ता खाने का सामान खुद लेकर किसान आते हैं और जैसे ही ब्रेक मिलता है उसके बाद वो इसका जायका भी लेते हैं और फिर पूरे पुरजोर तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं। फिलहाल आपको बता दें बातचीत का अभी तक कोई ठोस नतीजा निकला नहीं है। 5वें दौर की सरकार के साथ बातचीत आज फिर जारी रही और बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। सरकार किसानों के बीच 5वें दौर की इस बातचीत में अभी तक कोई ठोस फॉर्मूला निकला नहीं, लेकिन बैठक में सरकार ने रखी है संशोधन की बात। जो कृषि कानून है उसमें संशोधन की बात सरकार ने कही है, जबकि कृषि कानून रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। अब यहां पर बीज का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? किसानों ने संशोधन का प्रस्ताव तो ठुकरा दिया है। सरकार कह रही है संशोधन हम कर देंगे, किसान कह रहे हैं कि आप इसे रद्द कर दीजिए। इस वक्त विज्ञान भवन से हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अशोक सिंघल जी, आपका ही रुख करते हुए चाय नाश्ते की ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। शाम का वक्त है, चाय की चुस्कियों के साथ, लेकिन मिजाज बहुत गर्म है किसानों का। उनका साफ कहना है कि कृषि कानून रद्द कीजिए, इससे कम पर कुछ मंजूर नहीं और संशोधन का जो प्रस्ताव है उसको हम ठुकराते हैं।
कैसे बनेगी फिर बात? बिल्कुल बिल्कुल, पहली बात तो मैं बता दूं, लंच भी किया गया है अंदर और लंच की विजुअल्स भी आ गए हैं और दिखाई दे रहे हैं हमारे चैनल पर, और साथ में चाय भी थी, दोनों ही चीजें की गई हैं। लेकिन मैं बता दूं, किसान जो है बार बार, किसान नेता हो या आंदोलनकारी, बार बार आज भी ये बात कह रहे थे मीटिंग में जाने से पहले भी और मीटिंग के भीतर भी, कि तीनों कानूनों को पूरी तरीके से वापस लेना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन पहले भी यही सरकार ने संशोधन करने की बात कही कि हम संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन आज फिर वही बात दोहराई गई। कृषि सचिव के द्वारा भी बात रखी गई, तमाम लोगों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि आपकी जो जो मांगे हैं, जो जो आपको लगता है आपके कंसर्न है, उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। किसान नेताओं ने, प्रतिनिधियों ने साफ तौर से कहा कि तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा और एमएसपी को लेकर के आपको गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। इसके कम मानने को तैयार नहीं है। मीटिंग से पहले भी मैंने राकेश टिकैत से बात की और बूटा सिंह से बात, तमाम लोगों ने यही बोला, जगजीत सिंह डल्लेवाल से बात की, तमाम नेताओं का यही कहना था कि ये 3 कानून तो सरकार को वापस लेकर के नए कानून लाने पड़ेंगे। और मीटिंग में भी यही तमाम चीजें। अब क्या सरकार ऐसा करेगी? हिमांशु, जल्दी से लौट रही हूँ अशोक जी, मैं आपके पास हिमांशु मिश्रा का सीधे रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या सरकार के सामने अब पसोपेश की स्थिति है? क्योंकि संशोधन की वो बात तो कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि रद्द कीजिए, इससे कम तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि जो टी ब्रेक है उससे पहले जब बातचीत हो रही थी तो किसानों ने साफ तौर पे कह दिया कि पिछली 2 बैठकों के बाद सरकार ने क्या फैसला लिए हैं इसको लिखित में जवाब दें और ठोस बातचीत करिए। चर्चा से अब कुछ नहीं होगा, बहुत चर्चा हो चुकी है। यानी कि स्थिति अभी भी टस की मस्त बनी हुई है, ना कोई इधर हटने को तैयार है, ना कोई आगे बढ़ने को, ना कोई पीछे हटने को। बात सीधी सी है, सरकार कुछ संशोधन लाई है। पिछली 2 बैठकों के बाद सरकार को भी लगा कि किसानों को मनाना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए संशोधनों की बात सरकार ने शुरू कर दी। लेकिन किसान जो है इस बात पे अब अड़ गए हैं कि उनको इन तीनों बिलों को वापस लेना होगा, इससे कम पे वो मंजूर नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। हमने बताया था सरकार 5 तरीके के जो है संशोधन करना चाहती है, इन बिलों को लेकर तैयार है। एमएसपी को लेकर सरकार जो है लिखित में जो है नोटिफिकेशन जारी करना चाहती है। उसके अलावा भी चाहे आप देखिए, उन्होंने कहा हो कि रजिस्ट्रेशन होगा जो किसानों का सामान खरीदेंगे उनका, और साथ ही साथ जो है किसान कोर्ट जा सकता है। बिजली बिल से संबंधित बिल के अंदर भी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। मौसमी, अब सीधे में आपका रुख करते हुए, दरअसल सवाल यही खड़ा हो रहा है, 10 दिनों का ये आंदोलन जो दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, 5वें दौर की ये बातचीत, और आज किसान तो मन बनाकर पहुंचे हुए हैं कि बार बार ये जो तारीख दी जा रही है अब हमें नहीं चाहिए, अब कृषि कानूनों को रद्द कीजिए तभी हम वापस लौटेंगे। अब आगे क्या होगा? बिल्कुल आपने सही आंकड़े दिए चित्रा। देखिए 10 दिन का आंदोलन, 5वें चरण की बातचीत, 3 मंत्री, 40 संगठन, पहले दौर में, तीसरे दौर में जो है 7 घंटे बैठक, दूसरे दौर में 7 घंटे बैठक चली थी। अभी तक सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, पर उससे पहले ही चाहे वो चाय ब्रेक हो या लंच ब्रेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रोड ब्लॉक्स लगातार किसानों ने सड़क पर लगाए हैं, चाहे वो इस पूरे कानून को लेके लगाए हैं, वो उसको लेके सरकार को काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि तीनों मंत्री बाहर चले गए, कृषि मंत्री सिर्फ अभी किसान नेताओं से बातचीत कर रहे थे, थोड़ी गहमा गहमी हुई, उसके बाद ब्रेक कर दिया गया। तो टी ब्रेक हुआ है, कितने और ब्रेक्स होंगे ये देखना होगा। बीच में ये भी जानकारी आई कि वॉकआउट की स्थिति बन गई है और किसान नेता कह रहे हैं कि अगर बिल को रद्द करने से कम कुछ हुआ तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। तो कुल मिला के किसानों ने ये कह दिया है, किसान नेताओं ने, हमें नहीं लगता कि अब और आगे इस पर बातचीत किसान नेता करना चाहेंगे, क्योंकि 8 तारीख को बंद का भी आह्वान है कि रद्द करने से कम में हम मानेंगे नहीं। अब ये देखना है कि सरकार की तरफ से क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, क्योंकि सरकार भी संशोधन के पक्ष में अब नजर आ रही है, पर कानून को रद्द करना सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। तमाम तरीके से इन कानूनों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिफॉर्म्स के तौर पर पेश किया है। तो देखना होगा अब नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती किसानों ने दी है, और ये पिछले 6 साल में कह सकते हैं सबसे बड़ा संकट, जहां तक
कोई आम आदमी के मसले से जुड़ा मोदी सरकार के सामने है। अग्नि परीक्षा के तौर पे सरकार भी इसे देख रही है। देखते हैं क्या होता है आगे। और बात किसानों की है, इसी वजह से पूरे देश का जो सेंटिमेंट है, जो भावनाएं हैं, वो उनसे जुड़ी हुई है। बीच का रास्ता सरकार कैसे निकालेगी? आइए अब आपको दिखाते हैं किसानों के धरना स्थल की तस्वीरें। सुबह परमात्मा की वंदना से किसानों के दिन की शुरुआत होती है और फिर सामूहिक चाय नाश्ता, खाना और आंदोलन की बातें। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार से फरियाद से पहले वाहेगुरु को याद कर रहे हैं किसान। पिछले 10 दिनों से सिंगू बॉर्डर ही किसानों का सब कुछ बना हुआ है, लिहाजा हर वो रंग आपको यहाँ दिख जाएगा जो गांव में दिखता है। परमात्मा को याद करने के बाद बारी आती है चाय पानी की। आंदोलन को जिंदा रखने के लिए शरीर को चलाना भी तो जरूरी है, लिहाजा बड़ी बड़ी कढ़ाइयों और हांडियों में खाना पकाने का काम भी जारी है। देखिए किस तरह मशरूम का सूप तैयार हो रहा है। सब्जियां काटी जा रही हैं, रोटियां सेकी जा रही हैं। बड़ी बड़ी बोरियों में पूरा राशन रखा हुआ है। कुल मिलाकर तैयारी ऐसी कि आंदोलन जितना भी लंबा खिंच जाए कोई परेशानी नहीं है। किसानों की सेवा में गुरुद्वारा कमेटियां भी ये जिम्मा संभाल रही हैं। ये लंगर की सेवा गुरुद्वारा कमेटी की से हो रही है। यहाँ लाखों बंदों का डेली लंगर बढ़ रहा है, आपके सामने देख ही रहे हो आप। लाखों संगत सक्रिय है। ये हमारी जो लड़ाई है बिल के विरुद्ध, उसके लिए सारा संगत के लिए हो रहा। लाखों बंदे आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं इसमें। किसान जहां सुबह होते ही अपने कामों में लग जाते हैं, वहीं पुलिस के लिए मुश्किल स्थिति है। वो हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। इस वक्त हम लोग सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं। यहाँ पर बॉर्डर पर पुलिस ने गुरुवार की सुबह से ही बैरिकेडिंग की थी, जो अब तक चल रहा है। आज 9वां दिन है जब यहाँ पर इसी तरीके से गतिरोध बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पर तमाम पुलिस बल मौजूद हैं, तमाम जो तरीके हैं रोकने के, आरएएफ की यहाँ पर पूरी फोर्स मौजूद है, वज्र वाहन यहाँ पर मौजूद है। आंदोलन का केंद्र दिल्ली यूपी का गाजीपुर बॉर्डर भी बना हुआ है। बैठक से पहले किसान अखबारों से अपने आंदोलन की कवरेज का जायजा लेते नजर आए। फ्लाईओवर के नीचे तंबुओं और ट्रैक्टर पर किसान यहाँ डेरा जमाए बैठे हैं। पिछले 9 दिनों से राजधानी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान सुबह के वक्त 5वें दौर की बातचीत का क्या मसला रहेगा, क्या रुख जा रहा है, इसको देखने के लिए लगातार न्यूज़पेपर्स के जरिए नजर बनाए हुए हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो अलग अलग अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से अपनी बात को 5वें दौर की बातचीत के दौरान सरकार के सामने रखा जाए, जिससे उनकी बातों को स्पष्ट रूप से सरकार को पता चले और वो मान सके। गाजीपुर बॉर्डर पर ज्यादातर किसान भारतीय किसान यूनियन के हैं। कल से आज तक यहाँ और बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। पिछले 12 घंटे में गाजीपुर बॉर्डर में कई और किसान संगठन आके इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। कई सारे ट्रैक्टर्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं, जिसके अंदर राशन पानी और कई सारी और सुविधाओं के साथ यहाँ पे फार्मर्स अब पहुंच चुके हैं। फार्मर्स का कहना है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर केंद्र सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, उसके सारे बॉर्डर्स पे ऐसे ही चक्का जाम किया जाएगा। फिलहाल नजरें विज्ञान भवन पर टिकी है। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, सारा दारोमदार इसी बैठक पर है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, राम किंकर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार के साथ होने वाली बैठक को लेकर किसानों का क्या है रुख? आज तक ने इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से की है बातचीत। राकेश जी, कृषि मंत्री आशावान हैं कि सकारात्मक रुख आप लोग अख्तियार करेंगे, तो ऐसा लगता है कि गतिरोध खत्म हो जाएगा। हाँ, गतिरोध तो खत्म होना ही चाहिए। कृषि मंत्री चाह रहे, सरकार चाह रही, तो हम भी चाह रहे कि सरकार बात माने और भाई किसान भी अपने घरों को जाए।
ये तो 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम वाली बात है। हाँ, 2 कदम वे चलेंगे और 2 कदम हम चलेंगे, मंजिल जब ही तो पार होगी। तो उन्होंने तो एक संकेत दे दिया है और हमने भी दे दिया संकेत, बातचीत होगी। क्या संकेत आपकी तरफ से? हमारी तरफ से भी है कि भाई कुछ वे चले और कुछ हम चले। ऐसी कौन सी मांगे हैं जो आज सबसे बड़ा रुख अख्तियार करेंगी बातचीत का? एक तो एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, एमएसपी पे कानून बन जाए। जो भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करे हैं वो भारत सरकार की कमेटी ने तय करे हैं, वो भारत सरकार की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी, उनसे पूरा डाटा उठा के उससे तय करे गए हैं। वे हमने उन्हीं की बात मान ली। आज तो किसान ये नहीं कह रहा कि भाई हमने नुकसान है उसमें, हमने कहा आगे जो सरकार ने कह रही है आज तो उसी की लड़ाई है। आप एमएसपी को लीगल कानून के दायरे में ले आओ कि एमएसपी से कम पे कोई भी आदमी खरीद नहीं करेगा, जो व्यापार करता है वो खरीद नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं। ठीक है, पहली मांग एमएसपी जो है वो रिटर्न में होना चाहिए, आपने कहा। तो रिटर्न में नहीं, उस पर कानून बने। दूसरा ये है कि जो 3 बिल हैं उन बिलों को वापसी कर लो और एक नया ड्राफ्ट, फिर अच्छा एक ड्राफ्ट बना लेंगे, सब मिलकर बना लेंगे। भूमि अधिग्रहण एक्ट में एक नया ड्राफ्ट बना था, वो कांग्रेस पार्टी भी थी, बीजेपी भी थी, उसमें हम लोग भी थे जो किसान संगठन थे, सुमित्रा महाजन जो बीजेपी की बड़ी लीडर है, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, जो जन सुनवाई हुई थी उसमें हम भी गए थे, हमने अपना लिखित में भी दिया था और हमारी बात भी सुनी गई थी। तो ऐसा ही जो बिल बने, सब लोगों की सहमति से एक बिल बन जाए। किसान आंदोलन पर क्या कुछ कहना है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का, आइए सुनते हैं। पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठे और काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें अंदर आने की अनुमति मिली और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्होंने संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया है तेजस्वी जी? आप जान रहे हैं कि यहाँ गौडसे के मानने वाले लोगों का पटना आगमन हुआ और आगमन होने के साथ ही नीतीश कुमार जी ने हमारे बापू को कैद कर दिया। तो हम लोग तो बापू को कैद होने वाले नहीं, कैद होने नहीं देंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि किसानों के हितों के साथ हम लोग खड़े हैं, उनके आंदोलन के साथ खड़े हैं, उनके संघर्ष के साथ खड़े हैं और किसानों को सही मूल्य मिले, फसलों का उनकी तरक्की हो, यही हम लोगों की कामना है। 25 सितंबर को आपने राज्यव्यापी प्रोटेस्ट हुआ था, आपने ट्रैक्टर भी चलाया था, बावजूद उसके सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। अब किसान देश भर में, दिल्ली पर ज्यादातर किसान धरने पर बैठे हैं। अब जो दिन रात मेहनत करके देश का पेट पालता है, कड़ी मेहनत करता है, आप जो है उसको सही मूल्य नहीं दे रहे। एयर इंडिया बेच दे रहे हो, रेलवे बेच दे रहे हो, बीएसएनएल बेच दे रहे हैं, LIC बेच दे रहे हैं, देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। अब एक खेत रह गया देश का, वो भी बेचना चाहते हैं। बाजार समिति को खत्म कर दिया। आप देखिएगा कि जो मंडी व्यवस्था थी सब खत्म हो गया। इसका कारण जो है बिहार के लोग जो है कमजोर होते चले गए, किसान कमजोर होते चले गए, मजदूर बन गए, मजदूरी भी नहीं मिल रही, अब उनको पलायन करना पड़ रहा है। एक सवाल जो उठ रहा है तेजस्वी जी की पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिहार में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिल रहा? बिहार के किसान क्यों नहीं सड़कों पर हैं? बिहार के किसानों को इतना कमजोर कर दिया गया है। जब सब तो जिक्र कर रहे हैं ना, APMC 2006 में जब से लागू हुआ, लोग किसान जो है वो मजदूर बनते चले जा रहे हैं और बिहार में तो सारी चीजें बाहर से आ रही है। आप कंज्यूमर स्टेट हो गए, बल्कि बिहार का जो जमीन है सबसे ज्यादा फर्टाइल है। किसानों का आय दुगुना नहीं हो रहा, कर्ज है, आगे क्या सरकार माफ नहीं कर रही, आगे क्या? हालांकि किसान इतने कमजोर हैं बिहार के, लेकिन वो जहाँ भी है हम लोगों के साथ खड़े हैं। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। किसान वर्सेस सरकार, आज आर पार की लड़ाई के मूड में क्या आ चुके हैं किसान? दरअसल बड़ी खबर आपको देते हैं। किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार ने कानून रद्द करने की जगह संशोधन का रास्ता निकालने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। उनका ये कहना है कि किसी भी तरह का कोई संशोधन हमें नहीं चाहिए, आप सीधे सीधे ये जो तीनों कानून लेकर आए हैं इसको रद्द कीजिए। कृषि कानून रद्द करने पर अड़े हुए हैं किसान और यहाँ पर वो अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि जब तक इसको रद्द नहीं किया जाता अब वो नहीं मानेंगे। और इसके साथ ही आपको बताते चले, इस बैठक में किसानों के 40 प्रतिनिधि शामिल हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं विज्ञान भवन से। हिमांशु, अब जबकि संशोधन के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया है, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, आगे क्या होगा?
देखिए बिल्कुल जो सरकार ने संशोधन के प्रस्ताव दिए थे उसको किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इन जो कृषि संबंधित बिल हैं इनको वापस लिया जाए, उससे कम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि जो 37 पॉइंट उन्होंने कहे थे वो उस पर अभी भी हेडिंग है। उनका कहना है कि 5 संशोधनों से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे के पूरे बिल जो है वो वापस लेने चाहिए। अब से कुछ देर पहले जो कृषि सचिव हैं उन्होंने जो है किसानों के संगठनों के जो नेता हैं उनको ब्रीफ किया था और उसके बाद टी ब्रेक हुआ था। किसान संगठनों ने साफ कह दिया था, चित्रा मैंने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने कहा था कि सरकार ने पिछली बैठकों के बाद क्या फैसला लिया है ये लिखित में हमको जवाब दे दें, क्योंकि बातचीत बहुत हो चुकी है। अब ठोस बताइए कि क्या सरकार कर सकती है, नहीं तो हमको आगे की रणनीति तय करनी होगी। लेकिन चित्रा बड़ी बात यह है कि अभी जब दोबारा बैठक शुरू होगी उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से जो है वो बातचीत करेंगे और वो उनको बताएंगे कि सरकार जो संशोधन लाना चाहती है वो क्यों लाना चाहती है। पहले ठीक है, शुक्रिया हिमांशु, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो अब अगला फॉर्मूला सरकार का क्या रहता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। वहीं सरकार के साथ किसान नेताओं की अहम बैठक जारी है। सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एमएसपी का झगड़ा क्या है एमएसपी जिसको लेकर किसान अड़े हुए हैं और उसको कानूनी तौर पर मान्यता दिलाना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बिल वापसी करवा, एमएसपी का कानून बनवा। कोई काम कर रहे हैं जो किसान नहीं चाह रहा। किसी भी सूरत में किसान को खत्म करने के चक्कर में लगे। जो 3 खेती मंडी तोड़ने वाले ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जिससे खेती मंडी प्रभावित होगी, पूरा किसान भी दूर प्रभावित होगा। नए कृषि सुधार कानून के खिलाफ पिछले 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों की जुबान पर अगर एक बात कॉमन है तो वो है एमएसपी को लेकर चिंता। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों की मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद को सरकार अपराध घोषित करे। सरकार एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रहने की लिखित में गारंटी दे। ये इस सारे मामले में एक जो पेंच फंसा हुआ है वो ये है कि जो तीनों कानून है उस पर बहुत लंबी डिस्कशन और डिबेट हो चुकी है। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और एमएसपी को हमारी लीगल जो राइट है वो दिया जाए। सरकार का ये बड़ी बात नहीं लगती कि कानूनों को निरस्त करना। मक्का का रेट समर्थन मूल्य 1850 है, वो मक्का 600 और 700 में किसान की ली जा रही है। आ जाइए आलू किसान का से 5 रुपया किलो में लिया जा रहा है और पूरे देश में 50 रुपया किलो में आलू बिक रहा है। प्याज 2 रुपया किलो में लेने वाला कोई नहीं है। आखिरकार ये एमएसपी है क्या और कैसे तय की जाती है? किसानों के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? एमएसपी को कुछ इस तरह से समझिए, ये किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है और एमएसपी को किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरे देश में लागू किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि बाजार में मूल्य चाहे कितना भी गिर जाए, सरकार हमेशा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीद करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान फसल की बुआई के ठीक पहले किया जाता है ताकि किसानों को आश्वासन रहे, भरोसा रहे। इस समय देश में 23 फसलों पर एमएसपी व्यवस्था लागू है, जिनमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है। किसी फसल पर एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। मांग ये है कि जो एमएसपी है उसको एक कानून निर्धारण हो कि एमएसपी से नीचे देश में खरीद नहीं होगी। हम नहीं कहते कि सरकार लेकिन उसका भाव तो डिक्लेयर। नए कृषि कानून में किसानों की चिंता की जो मुख्य वजह है वो ये है कि सरकार ने अभी तक लिखित में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया कि फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी। हालांकि सरकार के मंत्रियों की तरफ से एमएसपी जारी रखने का मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि पहले के कानूनों में भी लिखित में एमएसपी की बात नहीं कही गई थी, इसीलिए नए कानून में भी इसे शामिल नहीं किया गया है। लेकिन किसान लिखित आदेश से कम पर समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मोदी सरकार का ये दावा है कि वो किसानों को उनकी लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दे रही है।
लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार न्यूनतम समर्थन दे रही है तो उसको लिखित में देने में क्या दिक्कत है। जानकारों का ये कहना है कि अगर सरकार लिखित में देती है तो आगे चल के एक बजट का बड़ा हिस्सा उनको इसके लिए देना पड़ेगा, जो उनके लिए दिक्कत बन सकता है। दूसरी दिक्कत हो सकती है अनाज के भंडारण की। अगर सरकार किसानों को उनकी फसल खरीदने की गारंटी दे, इसके लिए करीब 17 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यहाँ एक बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर जो नए कृषि बिल का विरोध हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब भी एमएसपी से ही जुड़ा है। जानकार कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद होती है वो इन्हीं राज्यों से होती है और इसीलिए इन्हीं राज्यों को किसानों को सबसे ज्यादा डर लगा है। आप ये बताइए कि जिस समय किसान के खेत में आलू पैदा हुआ उस समय 1100-1000 रुपए क्विंटल का भाव था और आज 60 रुपए किलो है। तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि कुछ ना कुछ तो गलती की है उन लोगों ने। 60 रुपए किलो आलू क्या हमसे ही दोबारा से वसूला जा रहा है सबसे, और हमने 1000 रुपए क्विंटल बेचा और हमको किस भाव में दे रहे हैं? हम समर्थन मूल्य की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन सारे किसान इतने खुश नसीब नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता और वो बाजार पर निर्भर हैं, जबकि आधे से ज्यादा किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जागरूकता की कमी है। दिल्ली से राम किंकर सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको दिखाते हैं किसानों के धरना स्थल की तस्वीरें। सुबह परमात्मा की वंदना से किसानों के दिन की शुरुआत होती है और फिर सामूहिक चाय नाश्ता, खाना और आंदोलन की बातें। आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार से फरियाद से पहले वाहेगुरु को याद कर रहे हैं किसान। पिछले 10 दिनों से सिंगू बॉर्डर ही किसानों का सब कुछ बना हुआ है, लिहाजा हर वो रंग आपको यहाँ दिख जाएगा जो गांव में दिखता है। परमात्मा को याद करने के बाद बारी आती है चाय पाने की। आंदोलन को जिंदा रखने के लिए शरीर को चलाना भी तो जरूरी है, लिहाजा बड़ी बड़ी कढ़ाइयों और हांडियों में खाना पकाने का काम भी जारी है। देखिए किस तरह मशरूम का सूप तैयार हो रहा है। सब्जियां काटी जा रही हैं, रोटियां सेकी जा रही हैं। बड़ी बड़ी बोरियों में पूरा राशन रखा हुआ है। कुल मिलाकर तैयारी ऐसी कि आंदोलन जितना भी लंबा खिंच जाए कोई परेशानी नहीं है। किसानों की सेवा में गुरुद्वारा कमेटियां भी ये जिम्मा संभाल रही हैं। ये लंगर की सेवा गुरुद्वारा कमेटी की से हो रही है। यहाँ लाखों बंदों का डेली लंगर बढ़ रहा है, आपके सामने देख ही रहे हो आप। लाखों संगत सक्रिय है। ये हमारी जो लड़ाई है बिल के विरुद्ध, उसके लिए सारा संगत के लिए हो रहा। लाखों बंदे आ रहे, लाखों जा रहे इसमें। किसान जहां सुबह होते ही अपने कामों में लग जाते हैं, वहीं पुलिस के लिए मुश्किल स्थिति है। वो हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। इस वक्त हम लोग सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं। यहाँ पर बॉर्डर पर पुलिस ने गुरुवार की सुबह से ही बैरिकेडिंग की थी, जो अब तक चल रहा है। आज 9वां दिन है जब यहाँ पर इसी तरीके से गतिरोध बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पर तमाम पुलिस बल मौजूद हैं, तमाम जो तरीके हैं रोकने के, आरएएफ की यहाँ पर पूरी फोर्स मौजूद है, वज्र वाहन यहाँ पर मौजूद है। आंदोलन का केंद्र दिल्ली यूपी का गाजीपुर बॉर्डर भी बना हुआ है। बैठक से पहले किसान अखबारों से अपने आंदोलन की कवरेज का जायजा लेते नजर आए। फ्लाईओवर के नीचे तंबुओं और ट्रैक्टर पर किसान यहाँ डेरा जमाए बैठे हैं। पिछले 9 दिनों से राजधानी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान सुबह के वक्त 5वें दौर की बातचीत का क्या मसला रहेगा, क्या रुख जा रहा है, इसको देखने के लिए लगातार न्यूज़पेपर्स के जरिए नजर बनाए हुए हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो अलग अलग अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से अपनी बात को 5वें दौर की बातचीत के दौरान सरकार के सामने रखा जाए, जिससे
उनकी बातों को स्पष्ट रूप से सरकार को पता चले और वो मान सके। गाजीपुर बॉर्डर पर ज्यादातर किसान भारतीय किसान यूनियन के हैं। कल से आज तक यहां और बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। पिछले 12 घंटे में गाजीपुर बॉर्डर में कई और किसान संगठन आके इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। कई सारे ट्रैक्टर्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं, जिसके अंदर राशन पानी और कई सारी और सुविधाओं के साथ यहाँ पे फार्मर्स अब पहुंच चुके हैं। फार्मर्स का कहना है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर केंद्र सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, उसके सारे बॉर्डर्स पे ऐसे ही चक्का जाम किया जाएगा। फिलहाल नजरें विज्ञान भवन पर टिकी हैं। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, सारा दारोमदार इसी बैठक पर है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, राम किंकर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर पटना में तेजस्वी यादव भी किसानों के साथ खड़े हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। तेजस्वी, किसानों के मुद्दे को लेकर आज आप सड़क पे हैं। बापू को कैद नीतीश कुमार जी ने करा दिया था, क्योंकि गॉडसे के मानने वाले लोगों का पटना आगमन हुआ। आज हम सब लोग यहाँ जुटे थे कि बापू के सामने संकल्प लेंगे कि किसानों के संघर्षों के साथ हम लोग मजबूती के साथ एकजुट खड़े हैं। और एमएसपी का जहाँ तक बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जहाँ तक बात है, किसानों को मिलना चाहिए। इसका जिक्र ना होना, आप समझिए कि ये निजीकरण के हाथों में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र जो है, बेचा जा रहा है। सरकार की बातचीत हो रही है किसानों के साथ, लेकिन ढाकोसला है, वो दिखावा है। बातचीत अगर अच्छी होती तो किसान अपना खाना लेके गए, अपना खाया। 8 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान है। आप जो है पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाइए और लिखित तौर पे दीजिए एमएसपी का, जहाँ तक बात है। भारत बंद को समर्थन रहेगा, सब लोगों का रहेगा, पूरा देश खड़ा है। मांग क्या है, मुख्य मांग आप क्या चाहते हैं? हमारा देखिए, हमारा मुख्य मांग है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, और जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, आप देखिएगा कि अगर नेगोशिएशन करना पड़े, कोई बिचौलिया आकर के नेगोशिएट करे, अगर एमएसपी नहीं होगा तो दबाया जाएगा किसानों को। तो हम तो चाहते हैं जो मंडी व्यवस्था, बिहार में भी आपने नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी को रद्द किया। हम लोगों की मांग है कि मंडी व्यवस्था जो है वो कायम हो। बाजार समिति इन्होंने खत्म कर दिया, वो होना चाहिए। लेकिन अभी जो प्रश्न जो देश के किसानों के सामने है, वो एमएसपी को लेकर के ज्यादा है। उसमें जो है वो होना चाहिए, एमएसपी का जिक्र होना चाहिए कि फसल की मिनिमम कीमत कितनी होनी चाहिए, वो तय होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि किसानों की आय दुगुनी कैसे हो, हमारा किसान मजबूत कैसे हो, इस पे गौर करना। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। नीतीश सरकार तो कह रही है हमने पहले ही से किसानों के काम में, हक में काम किया। इसीलिए ना बिहार के किसान जो हैं गरीब होते चले गए, कमजोर होते चले गए, मजदूरी करने लगे। आप कहीं भी पता करें, बिहार का किसान मजदूरी करना शुरू कर दिया है, पलायन कर रहे हैं लोग। एक तरफ जहां किसानों को कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं आपको बताते चले पंजाब के लोक और पॉप गायक भी बढ़ चढ़कर किसानों के समर्थन में गीत रच रहे हैं और उन्हें यूट्यूब पर भी खूब देखा जा रहा है। ये गाने किसानों के आंदोलन में जान फूंक रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान, देश के जाने माने सिंगर जुड़े हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ रब्बी शेरगिल जी हैं, हमारे साथ जसविंदर नरूला जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मीत ब्रदर्स से मनमीत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जसविंदर नरूला जी आपसे ही करते हुए, आप तीनों लगातार समर्थन कर रहे हैं किसानों का। आज उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम 5वें दौर के इस बातचीत में कुछ समाधान निकल जाए, लेकिन आपका समर्थन किसानों को कैसे हासिल है और किस तरह से आप अपनी आवाज बुलंद करेंगी किसानों के समर्थन में? जी चित्रा जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं और हमारे पूरे मुल्क को जो है ये लोग मेहनत करके सारे साल, और हम लोगों को खाना मिलता है, हमें अनाज मिलता है। और ये बहुत जो भी मुद्दा ये चल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना समय क्यों लग रहा है। मुझे तो मैं यही कहूंगी नटशेल कि मैं
दोनों तरफ के जो पार्टीज हैं, मैं उनको कहूंगी कि हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि कोई इतना ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसको हम रिजॉल्व ना कर पाए। हमारी गवर्नमेंट से खास मैं अपील करती हूँ कि प्लीज इनकी सुने, क्योंकि इतना मेहनत करके ये लोग हम लोगों के लिए ये सब पैदा करते हैं, और फिर उनकी बातें अगर हम नहीं सुनेंगे, उनको कहीं ना कहीं तो उनको जो है थोड़ा जो है उनका समर्थन जो है करना बहुत जरूरी है। थोड़ा ये मुझे लगता है कि मैं ठीक करवाती हूँ तुरंत। आवाज मुझे भी इको कर रही है, इसको ठीक किया जाए जल्दी से। जसविंदर नरूला जी का भी। मनमीत सिंह जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए कुछ लाइनों के जरिए, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से आप लोग भी बिल्कुल अलग अंदाज में इन किसानों के समर्थन में, और यकीनन गायकी में वो जो ताकत होती है उसका कहीं काट नहीं होता है और उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनी जाती है। तो आप किस तरह से किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को आगे ले जाना चाहेंगे? देखिए, जैसा जसविंदर दीदी ने बोला है कि किसान कितने इंपॉर्टेंट है। हमारा देश तो एक्चुअली हमारी रीढ़ की हड्डी ही एग्रीकल्चर है, और इससे ही हम जाने जाते हैं। हम आज जो भी हैं, आज कितना बड़ा रोल उसमें हमारे विलेज, हमारे पूरे जो फार्मर्स हैं वो प्ले करते हैं। और ऑब्वियसली ये एक ऐसा एक सिचुएशन में हम लोग हैं जहाँ पे मुझे मालूम है, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पे कि जो एक कम्युनिकेशन गैप चल रहा है वो खत्म होएगा और हमारे फार्मर्स के बारे में सोचा ही जाएगा, क्योंकि उनके बिना तो हम लोग कोई कुछ भी नहीं है। चाहे हम बम्बई में बैठ के म्यूजिक बनाए या हम वहाँ पे हैं, तो हमारे फार्मर्स जो हैं वो सोने दें। हमारा गाना था जैसे बेबी डॉल है सोने दी, तो हमारे फार्मर्स हैं तो उनके लिए लाइन यही है कि ये दुनिया पित्तल दी, ए दुनिया पित्तल दी, ओ साडे फार्मर्स सोने दे, ओ साडे फार्मर्स सोने दे। तो ये बात है, हमारे फार्मर्स जो हैं वो सोने के हैं और दिन रात एक करके वो हमारे देश का पूरा अनाज पैदा करते हैं। तो आई थिंक हम लोग इसीलिए इतना ज्यादा इतने वरिड हैं, क्योंकि हम लोग एंसेस्टर्स, हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं हर जगह फार्मर्स हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। शायद यही वजह है कि मौके की गंभीरता को सरकार भी समझ रही है, क्योंकि लगातार किसानों का समर्थन बॉलीवुड के भी तमाम, खासतौर से जो पंजाबी गायक हैं या पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनका समर्थन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब मैं रवि शेरगिल जी, सीधे आपका रुख करते हुए, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है उस पर, और आप किन लाइनों के जरिए अपना समर्थन करते हैं किसानों को? देखिए, मैं म्यूजिकल लाइंस की बजाय मैं चाहूंगा कि मैं उनके जो कुछ मुख्य बिंदु हैं मैं आप तक ले आऊं। और मैं भी कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, जो भी मैंने समझा है सियाने लोगों से समझा, उनकी सोबत में सीखा है। मैं आपके जरिए देश को बताना चाहूंगा कि कम से कम पंजाब के अंदर 35% जो किसान है वो 2 एकड़ 2.5 एकड़ से कम वाला किसान है, 35%। और पूरे देश में ये प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 35% किसान जो है वो 8% जमीन के ऊपर खेती करता है। और अगर आप ये वाले बिल ले आएंगे, अगर आप मंडी बाईपास करेंगे, तो वह 35% किसान जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। उनके पास खुदकुशियां और अपने गांव से हिजरत करने के अलावा और कोई चारे नहीं बचेंगे। मंडी जो है ये हमारे देश की लोकतंत्र का एक छोटा मॉडल है, एक छोटा प्रतीक है। अगर पार्लियामेंट हमारे लिए जरूरी है तो उसी तरह से मंडी जरूरी है। मंडी के अंदर अगर कुछ भ्रष्ट आचार हम देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी संस्था को ही हम बाईपास करना शुरू कर दें। तो कल को क्या हम पार्लियामेंट को भी बाईपास करेंगे? कल को क्या हम और जो हमारे जमहूरी अदारे हैं, क्या हम उनको भी बाईपास करेंगे? मैं देश के सामने किसानों का पक्ष रखना चाहता हूं। ये एक केंद्रीयकरण और संघवाद का मुद्दा है। ये निज हित और सामूहिक हित की लड़ाई है। मैं चाहूंगा देश इसके प्रति संजीदा हो, संवेदनशील हो। जी, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी गायकी के जरिए सामाजिक मुद्दों को आपने जिस तरह से जीवित किया, जिंदा किया, और उसका दूर तलक असर भी देखा गया। तो कुछ वो लाइनें भी जरूर हो जाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाहे किसानों का मुद्दा हो, किसानों के ऊपर भी बहुत सारे गाने बने हुए हैं, और आप लोग चूंकि उसी जगह से ताल्लुक रखते हैं, आपकी आवाज उसी लिहाज से सुनी जाती है। तो कुछ ऐसी लाइनें जो हमारे दर्शकों तक, किसानों तक आप पहुंचाना चाहें।
आपने मुझे मौका दिया। इस वक्त मैं हमारे जो कवि हैं डॉक्टर हरभजन सिंह, दिल्ली के रहने वाले थे, पंजाब से उनका वास्ता था, दिल्ली और पंजाबी साहित्य के टैगोर माने जाते हैं। तो उनकी कुछ चंद सत्र मैं आपको सुना देता हूँ। ये उनकी कविता है जिसका नाम है जाले जाले जाले। जाले 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 ओए जाले जाले जाले, जाले 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 ओए जाले जाले जाले, मेरे ते मैं तेरे ते बैठ गए जदों पैर, कौन किसे तू रस्ता पूछे किन राह वखाले, ओ जाले 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 ओ जाले 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 ओए जाले जाले जाले, जाले 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 ओए जाले जाले जाले। जी आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज तक में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपको बताते चले किसान और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। इस बातचीत से क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा, इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है।